So hello students, welcome to all my channel. You are watching Krishna Commerce classes with me यानी कृष्णा सर के साथ. So today we'll discuss about the chapter 5 of emerging modes of business. Business study है class 11th के लिए आज chapter 5 में discuss करते हैं. You know very well today's modern era. So nowadays जो कह सकते हैं टेक्नोलॉजी प्रॉपर इम्प्रूवमेंट होती जा रही है. सब लोग जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हो रही है उस हिसाब से बिजनेस भी आपके इंप्रूवमेंट हो रहे हैं. पहले सिंपली क्या था, सिर्फ शॉप या मॉल तक सीमित थे, बट आज आप ऑनलाइन यानी इंटरनेट के द्वारा कुछ भी बिजनेस कर सकते हैं. सो आज हम इंटरनेट बिजनेस यानी ई बिजनेस के बारे में ही बात करेंगे. सो आज हम ई बिजनेस के बारे में बात करें. ई बिजनेस होता क्या है? अगर हम मीनिंग की बात करें तो ए बिजनेस कैरिड थ्रू द इंटरनेट, यानी कोई बिजनेस अगर किसी इंटरनेट के थ्रू कैरिंग है, चलाया जा रहा है, रन किया जा रहा है, तो बिजनेस हमारे ए बिजनेस कहलाते हैं. ए बिजनेस में कौन कौन से स्कोप है? सबसे पहले बात करते हैं हम B2B कॉमर्स. B2B कॉमर्स से मतलब बिजनेस टू बिजनेस. जब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई बिजनेस डील करती है, लाइक कोलैबोरेट करना. कोलैबोरेट यानी मर्ज होना. एक बिजनेस जब दूसरे बिजनेस में मर्ज होता है तो उसे कोलैबोरेशन बोलते हैं. तो तब B2B कॉमर्स वर्क करता है. या हम जैसे टेंडर मंगाते हैं, यानी एक बिजनेस को अगर कोई सपोज दैट हाउसिंग कंपनी कोई मैन्युफैक्चर कराती है, तो यह आपके कोई इस तरह की कंपनी है जिसके लिए टेंडर मंगाना कंपलसरी हो जाता है. तो जब वो दूसरे बिजनेस से टेंडर मंगा सकती है तो उस तरह की ट्रांजैक्शन भी हमारी बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स में इंक्लूड होती है. दूसरी आती है हमारे बिजनेस टू सी यानी B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर. जैसे किसी गुड्स को सेल और परचेज करना, सीधी सी बात है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, वो सब हमारा कहाँ पे कैरी करता है? बिजनेस टू कस्टमर. यानी एक बिजनेस अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्टेशन जो यूज करता है, वो सारा बिजनेस वर्क आपका B2C में आता है, यानी बिजनेस टू कस्टमर्स कॉमर्स में आता है. थर्ड वन आता है आपका C2C यानी कस्टमर टू कस्टमर. देखिए एवरी बायर हैव, कोई भी बायर होगा या कोई भी सेलर होगा वो भी एक कस्टमर होता है, और जो बायर है वो भी एक कस्टमर होता है. क्योंकि जो सेलर है ये हो सकता है वो किसी और से गुड्स परचेज करके रीसेल कर रहा है. तो यहाँ पे बात करते हैं C2C यानी कॉमर्स आपका जो होता है कस्टमर टू कस्टमर. इस तरह की इवेंट जो कहीं और से परचेज करके दूसरे को सेल कर रहा है, तो इस तरह की जो ट्रांजेक्शन होती है वो आपकी C2C कॉमर्स होती है. एक होती है इंट्रा बी कॉमर्स. इंट्रा बी कॉमर्स में क्या है? इट रेफर टू ट्रांजेक्शन बिटवीन द पार्टीज और पर्सन हु आर द, जैसे कह सकते हैं आप, हु आर द पार्ट ऑफ वन फर्म. यानी जो ऐसी कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है कि जब एक पर्सन उसी फर्म में मेंबर हो, तो उस तरह की ट्रांजेक्शन होती है, यानी एक ही फर्म की बात हो रही है, उसे बोलते हैं इंट्रा बी कॉमर्स. फॉर एग्जाम्पल अगर ए है, वो एक फर्म में वर्क करता है, तो वहीं से वो कोई चीज़ परचेज करता है, तो इस तरह की जो ट्रांजैक्शन होती है वो इंट्रा बी कॉमर्स में इंक्लूड होती है. उसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं. अगर हम बात करें इंटरनेट बिजनेस के, बेसिकली कुछ जहाँ पे फायदे की बात होती है तो इजी टू फॉर्म एंड लोअर इन्वेस्टमेंट. यानी कि एक सिंपल वे में आप कहूँ तो इसके लिए मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं होती. ई बिजनेस में अपने घर से एक पर्टिकुलर जगह से ई शॉप से मैं बिजनेस को रन कर सकता हूँ. मुझे उसके लिए कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खड़े करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे नई प्लांट लगाना है, तो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं पड़ती. वहाँ पे लोअर इन्वेस्टमेंट में भी काम चल सकता है. यानी आप कुछ इन्वेस्टमेंट में डायरेक्ट कंपनी से डील करके एज ए मीडिएटर आप वर्क कर सकते हो. सेकेंड होता है कन्वीनियंस. इसमें क्या होता है? इजी टू कन्वीनियंस होता है. कस्टमर को प्रोडक्ट वेबसाइट से आप नज़र आ जाता है, वो उससे अगर पसंद है तो वो इजी टू कन्वेंट हो जाता है कि अब वो उसे परचेज कर सकता है, अदरवाइज कोई बात नहीं. उसके बाद आता है ग्लोबल रीच. स्पीड. स्पीड में यहाँ पे देखिए, अगर आप एक पर्टिकुलर साइट से आके कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल अमेजोन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, हम उनसे कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो क्या होता है? सबसे पहले हमें प्रोडक्ट नज़र आ जाता है. जो प्रोडक्ट नज़र आता है वो अगर हमें पसंद है तो उसे इजी तुरंत के तुरंत बाय कर सकते हैं. बाय नाउ का ऑप्शन आ जाएगा तो बाय कर दीजिए. उसमें क्या होता है? स्पीड. यानी जैसे आपने ऑर्डर दिया ऐसे ही सेलर को वो ऑर्डर मिल चुका है, तो उसके बाद में वो उसे कंप्लीट करके आप तक पहुंचा देगा. तो इसमें स्पीड जो है वो इंटरनेट के द्वारा लगभग
कुछ ही सेकंड की होती है, तो कुछ ही सेकंड में आप अपने ऑर्डर को दे सकते हैं और ऑर्डर ट्रैकिंग वाला ऑर्डर ले सकता है। ग्लोबल रीच, देखिए एक पर्टिकुलर गुड्स जब एक शॉप पे बिकता है तो क्या होता है, एक पर्टिकुलर एक सोसाइटी एग्जिस्टिंग सोसाइटी तक ही लिमिटेड होता है, यानी एक पर्टिकुलर टाइम पे आप उसे दिखा सकते हैं अपनी दुकान पे रख के। बट ग्लोबल रीच नेट के द्वारा क्या होता है, आप चाहे कहीं पे भी हो, अपना मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट, कंप्यूटर के थ्रू आप उसे वहीं पे भी सर्च कर सकते हैं। तो ये ग्लोबली रीच हो सकता है, यानी एक कंट्री से दूसरी कंट्री के आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए, अमेरिका से खरीदना है तो आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से वहाँ से वो भी मंगा सकते हैं। तो ग्लोबली यानी अपनी कंट्री से बाहर भी रीचेबल होता है। एक होता है कॉस्ट सेविंग, इसमें दूसरा फर्क क्या पड़ जाता है, कॉस्ट सेविंग, यानी अगर हम पर्टिकुलर शॉप की बात करें तो उस शॉप को मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता है, प्रोडक्ट को मेंटेनेंस करने के लिए उसमें भी खर्च करना पड़ता है, तो वो हमारी कॉस्ट बच जाती है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन शो किया जाता है, ना कि ऑफलाइन को डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। एंड लास्ट वन होता है मूवमेंट टुवर्ड ए पेपरलेस सोसाइटी। इसका एक दूसरा बेनिफिट्स ये होता है कि जो हम पेपर वर्क करते हैं वो सब हमसे कम हो जाता है, यानी एक हम सोसाइटी में पेपर वर्क को कम कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट सब कम हो जाएगा क्योंकि सारा नेट पे होता है, तो वहाँ से एडवर्टीजमेंट का खर्च भी कम हो जाता है हमारा, और इस तरह से हम पेपर वर्क को भी कम कर सकते हैं। उसके बाद आता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हम कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले जब भी हम किसी साइट पे जाते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मैं फ्लिपकार्ट के बारे में बता दे रहा हूँ, फ्लिपकार्ट पे जाओगे तो फ्लिपकार्ट के लिए सबसे पहले उस साइट पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन क्यों कराया जाता है, ताकि आपके अकाउंट को कोई हैक ना करे। वहाँ से पासवर्ड जनरेट होता है, आप उस आईडी के द्वारा कोई भी प्रोडक्ट को सेल परचेज के लिए एडजस्ट कर सकते हो, और आपकी जो आईडी होगी वो हैक भी नहीं होगी। तो सबसे पहले आप उस पर रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उसके बाद प्लेसिंग ऑन ए ऑर्डर, यानी जो भी आपको प्रोडक्ट पसंद है उस प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, यानी ऑर्डर को प्लेस करेंगे। उसके बाद जो प्लेस करेंगे तो उसके बाद गेटवे खुलता है हमारा पेमेंट का। पेमेंट पे डिपेंड करता है पेमेंट मैकेनिज्म पे कि वो कौन सा पेमेंट आप एक्सेप्ट करना चाहते हो। वहाँ पे कुछ एक्सेप्ट आपको कुछ वो मिल जाएंगे वहाँ पे ट्रांजैक्शन इवेंट, जिसके द्वारा हम पेमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला होता है कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी होता है कि आपने प्रोडक्ट को ऑर्डर किया और उसे मंगवा लिया, जब आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा उस प्रोडक्ट की वैल्यू आप तब पे करेंगे, ठीक है। तो दूसरा होता है हमारा थ्रू द चेक। आप चेक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, यानी जो कंपनी से हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उस कंपनी के प्रोडक्ट को हम चेक के द्वारा उसका पेमेंट कर सकते हैं। तीसरा आता है हमारा नेट बैंकिंग ट्रांसफर। नेट बैंकिंग ट्रांसफर यानी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से, जो ऑनलाइन नेट बैंकिंग ट्रांसफर होते हैं, बैंक की जो सर्विस प्रोवाइडर आते हैं ऑनलाइन, उसके थ्रू भी हम उसे ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी उसका पेमेंट कर सकते हैं जो गुड्स आप परचेज कर रहे हैं। एक होता है क्रेडिट या डेबिट कार्ड से। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड होते हैं, उनके थ्रू भी आप, वही नेट बैंकिंग का ही पार्ट होता है, उनके थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं, यानी आपके अकाउंट से उस पर अकाउंट नंबर आएगा, डेबिट आपका कार्ड नंबर और आपका उसका जो पिन कोड है वो आता है, उसके बाद एंटर कर देंगे तो उससे आपके अमाउंट उतनी अमाउंट जितना आपका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो अमाउंट आपके अकाउंट से डिटेक्ट हो जाती है, तो थ्रू द डेबिट कार्ड। एक होता है डिजिटल कैश। डिजिटल कैश आप लाइक फॉर एग्जांपल जैसे फ़ोन पे हुआ, आप फ़ोन पे चलाते हो या गूगल पे चलाते हो या इस तरह के कोई भी ऐसी इवेंट करते हो तो वो हमारा आता है डिजिटल कैश में, ठीक है। वहीं से बात करते हैं सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ ए बिजनेस। सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ बिजनेस में सबसे पहले देखी जाती है ट्रांजैक्शन रिस्क। सबसे पहला रिस्क होता है ट्रांजैक्शन का, कि जो हम सेल परचेज कर रहे हैं उसका पेमेंट हमारी ट्रांजैक्शन फंस ना जाए या फ्रॉड ना हो जाए हमारे साथ। तो सबसे पहले होता है डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर टेकिंग एंड गिविंग। ऑर्डर टेकिंग यानी ऑर्डर लेने या देने में अगर कोई तरह का फॉल्ट होता है तो वो भी आपका ट्रांजैक्शन रिस्क हो जाता है। दूसरा होता है डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी, कि डिलीवरी में कोई डिफॉल्ट हो जाए, यानी मीन्स आपने जो प्रोडक्ट आपने चूज़ किया था वो ही भेजा है पर वो फॉल्टी है, मतलब उसमें कोई डैमेज हो गया है, तो वो डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी हो सकता है। थर्ड वन हो सकता है डिलीवरी ऑन पेमेंट, कि आप पेमेंट कर रहे हैं, आपने पेमेंट कर दिया बट वो सेलर को नहीं रिसीव हुआ, उस केस में आपका जो फॉल्ट है वो डिफॉल्ट ऑन पेमेंट में काउंट होता है। एंड नेक्स्ट होता है टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स। इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हमने जो तरीके चूज किए हैं वो है आपका, सबसे पहला होता है क्रेडिट कार्ड
ऑथेंटिकेशन, क्रेडिट कार्ड ऑथेंटिकेशन में यहाँ बात करते हैं यहाँ पे हम क्रेडिट कार्ड ऑथेंटिकेशन। क्रेडिट कार्ड ऑथेंटिकेशन मतलब जो नंबर आप अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का नंबर डाल रहे हैं उसमें, वो उसका नंबर सही है या नहीं है, वो आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ऑथेंटिकेशन में आता है, जिसमें आपका मैंने बताया ना जो नंबर आप कस्टमर, अगर आप कस्टमर या सेलर को प्रोवाइड कराते हैं तो वहाँ पे ऑथेंटिकेशन नंबर मांगता है। दूसरा मांगता है क्रेडिट कार्ड ऑथराइजेशन। क्रेडिट कार्ड ऑथराइजेशन का मतलब ये है क्रेडिट कार्ड ऑथराइजेशन में कि उतनी अमाउंट आपके अकाउंट में है भी या नहीं जितनी आप एडजस्ट करना चाहते हैं। ध्यान इस बात करना, क्रेडिट कार्ड ऑथेंटिकेशन में जो नंबर आप डाल रहे हैं उसमें क्रेडिट कार्ड नंबर या आपके अकाउंट नंबर डिटेल्स वो ऑथेंटिकेट है या नहीं है, वो सब देखा जाता है। जबकि ऑथराइजेशन में देखा जाता है आपके अकाउंट में उतना बैलेंस है या नहीं है जितना आप पेमेंट करना चाह रहे हैं। एंड थर्ड वन होता है यहाँ पे सेटलमेंट। सेटलमेंट मतलब अगर आपके अकाउंट में उतना बैलेंस भी है, आपकी डिटेल भी सही है, तो आप उसे क्या कर सकते, उस इवेंट या ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं, यानी उतना पेमेंट आपका हो जाएगा आपके अकाउंट से। नेक्स्ट होता है डाटा स्टोर रिस्क। डाटा स्टोर रिस्क में होता है कि हमने जो डाटा ऑर्डर में लिया है या ऑर्डर हमने पे किए हैं या ऑर्डर हमने गुड सेंड किया हुआ है, उस डाटा को सबसे पहले जो डर होता है उसे वेस्ट होने का, वो होता है सबसे पहले वायरस होने का, कि जो डाटा आपके पास या सिस्टम में है अगर उसमें वायरस आ जाए तो आपका डाटा जो है वो करप्ट हो जाता है, यानी फाइल्स वो करप्ट हो जाती है। तब आप ये डिसाइड नहीं कर पाते कि आपको किसने ऑर्डर दिया है, किससे आपने ऑर्डर लिया है। तो सबसे पहले जो डाटा स्टोर रिस्क है वो आता है आपका वायरस का खतरा होता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपकी हैकिंग, यानी कोई आपकी जो डाटा है सिस्टम को हैक ना कर ले। तो दूसरा आईडी हैकिंग का सबसे मेन खतरा हो जाता है, यानी वो आपकी आईडी को हैक कर सकता है। आईडी हैक होने के बाद में आपके ऑर्डर में मैनेजमेंट को वो गलत कर सकता है, या आपने कोई डायमेंशन इस तरह की दी हुई थी उसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर सकता है, तो उसमें चांसेस आते हैं हैकिंग, यानी आपके डाटा को चुरा लेना एक तरह से। वह कोई भी आपके डाटा को चुराने के चांस, ये भी आपका डाटा स्टोर का रिस्क रहता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेटलमेंट ऑफ स्पेशल क्रिमिनल सेल, तो इसके लिए क्या कुछ सॉल्यूशन बनाए गए हैं। उनके लिए आता है सबसे पहले स्पेशल सेल को सेटिंग अप करना, यानी स्पेशल सेल को, क्राइम सेल्स को बनाना। जैसे आपकी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्राइम सेल्स बना रही है, उससे क्या होता है जैसे भी किस तरह के क्रिमिनल है जो आईटी सेल्स वगैरह बनी हुई हैं जो इस तरह का डाटा हैकिंग करते हैं, चोरी करते हैं, उनके लिए स्पेशल क्रिमिनल सेल बनाई हुई है। दूसरा आता है इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन यहाँ पे एक वर्ड, इनक्रिप्शन में यहाँ पे क्या होता है, इनक्रिप्शन में आपको एक पासवर्ड दिया जाता है, जो पासवर्ड सिर्फ आपको पता होता है, वो एक स्पेशल कोड में लिखा होता है, जिस कोड को सिर्फ आपको पता होगा या सेलर को पता होगा। इस तरह से हम उस मैसेज के थ्रू डाटा स्टोरेज को रोक सकते हैं। थर्ड वन आता है डिजिटल साइनेचर। डिजिटल सिग्नेचर आपका होता है एक तरह से, इसमें जैसे कोई इवेंट हो रही है तो आप एक ऑथराइज साइनेटरी को एक सर्टिफिकेट इशू होता है, वो अगर सर्टिफिकेट आपके पास है उस पर आपके साइन हो गए, ऑथराइज साइनेटरी होगी, तो अगर वो आपके पास है तो ये माना जाता है कि आप वही पर्सन है, पर्सन को आइडेंटिफाई करने के जिसे हमें कोई प्रोडक्ट डिलीवर करना है, या आप ऑथराइज पर्सन है, सिंपल सी बात ये। इसके बाद जो आता है वो आता है आपका रिसोर्स रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल ई बिजनेस। सक्सेसफुल ई बिजनेस के लिए हमारे कौन कौन से रिसोर्सेज हमें चाहिए होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर, यानी अगर हमें कोई बिजनेस ई बिजनेस रन करना है तो ई बिजनेस रन करने के लिए सबसे पहला वर्क जो होगा हमारा वो होगा कंप्यूटर हार्डवेयर। सबसे पहली जरूरत यानी कंप्यूटर डेस्कटॉप चाहिए या लैपटॉप चाहिए जिससे हम ई बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। दूसरा टेक्निकल क्वालिफाइड स्टाफ। ए बिजनेस को हैंडल करने के लिए जो आपके पास स्टाफ होगा वो वेल टेक्निकल क्वालिफाइड होना चाहिए। टेक्निकल क्वालिफाइड से मतलब ये वो इजीली आपकी वेबसाइट को हैंडल कर सके, डाटा जैसे डाटा स्टोर को हैंडल कर सके, और आपके जो टेक्निकल फिजिबिलिटी है उन सबको हैंडल कर सके। उसके लिए टेक्निकल क्वालिफाइड स्टाफ की जरूरत होती है। नेक्स्ट वन होता है कंप्यूटराइज सिस्टम फॉर रिसीविंग पेमेंट, कि आपके पास थर्ड वन होना चाहिए एक ऐसा सिस्टम जिससे आप कंप्यूटराइज जो पेमेंट आते हैं उन्हें रिसीव कर सको। जैसे कस्टमर, मैंने भी एग्जांपल दिया था अमेजॉन या आपका फ्लिपकार्ट में,
जब कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम उसमें पेमेंट करते हैं, तो उनके पास एक सिस्टम लगा होता है जिससे वे हम जो भी पेमेंट करते हैं उसे ऑनलाइन ही रिसीव कर लेते हैं। तो आपके पास भी कंप्यूटर सिस्टम फॉर रिसीविंग पेमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट वन होता है आपका वेल डिज़ाइन वेबसाइट। सबसे जो खास बात है इस ई बिजनेस की वो है आपकी वेल डिज़ाइन वेबसाइट, कि आपकी जो वेबसाइट है वो इस तरह से डिज़ाइन होनी चाहिए कि कस्टमर आपके डिज़ाइन से अट्रैक्ट हो सके। मतलब ये उसे जैसे एक वेबसाइट होती है उस पर पार्टीशन में आपको ये बताना, ये क्लियर होना चाहिए कि उसे कौन से प्रोडक्ट कहाँ से सर्च करना है, इजी टू लैंग्वेज होनी चाहिए, एडवर्टीजमेंट उसमें इस तरह के होनी चाहिए इसमें कोई फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन ना हो। इस तरह से आपको एक अच्छी वेबसाइट यानी अट्रैक्टिव वेबसाइट को क्रिएट करना है और तब आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट जो होता है वो होता है आपका टेल कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, यानी आप कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ को आपको क्रिएट करना पड़ेगा। टेल कम्युनिकेशन मतलब जैसे एक तरह से कॉल सेंटर, यानी अपने कस्टमर से कैसे बात कर सकते हो आप, वो सब आपको टेल कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ में मिल जाता है। इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो आता है हमारा, इसके बाद हमारे इस चैप्टर में आउटसोर्सिंग बच जाती है। आउटसोर्सिंग आपके इस चैप्टर से क्लोज हो गई है, यानी डिटेक्ट हो गई है इस साल के लिए। सो उसके बारे में बात करने का फिर मतलब नहीं है। सो हमारे यहाँ पे जो ये चैप्टर है वो क्लोज हो जाता है। ओके, अगर आप इस चैनल से प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।